स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। तो आज मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट शिफ्ट के बारे में जो अभी अभी आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो 17 जनवरी यानी कि आज के पेपर के बारे में बात करूंगा मैं इसमें। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आऊँगा आपके लिए जो आपका एग्जाम को लेकर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, किस लेवल का पेपर आ रहा है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, इससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, अगर आपको डिसलाइक करना है डिसलाइक कर सकते हो आप, क्योंकि वीडियो के एंड तक मैं कुछ ऐसा देने वाला हूँ आपको कि आपको ऑटोमेटिकली आप लाइक करोगे वीडियो को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपका पेपर चल रहे हैं इनमें ज़्यादातर क्या पूछा जा रहा है, कथन, निष्कर्ष, अवधारणाएं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो कथन निष्कर्ष लगभग सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन अवधारणाएं कुछ ऐसा टॉपिक है जो हर कोई नहीं बना पा रहा है। ठीक है, लड़के क्या हो रहे हैं, उसमें क्या होता है, अवधारणा में लगभग सभी ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके लिए, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई बच्चा बता नहीं पाता है क्वेश्चन पेपर कि ये पूछा गया है। मैंने एक एग्जाम्पल तौर पर लिया है कि इस टाइप की अवधारणा आ रही है, जैसे वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। ठीक है, कथन क्या है, अगर आपको पसीना आ रहा है तो आपको पंखे की जरूरत है। ठीक है, मतलब अगर आपको पसीना आ रहा है तो आपको पंखे की जरूरत है। अब इससे आप क्या क्या सोच सकते हो कि अगर आपको पसीना आ रहा है तो आपको पंखे की जरूरत है, पसीना नहीं आएगा तो पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंखे की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि पसीना आता है, पसीना आएगा तभी तो पंखे की जरूरत पड़ेगी। जब पसीना ही नहीं आएगा तो पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अपन सोच सकते हैं उस कथन के बारे में क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं, उसके ऊपर ऑप्शन दिए, उसने निष्कर्ष दिए हैं। देखो, अगर आपको पंखे की जरूरत नहीं है तो आपको पसीना नहीं आ रहा है, सही बात है। पसीना नहीं आ रहा है तो पंखे की जरूरत क्यों पड़ेगी। ठीक है, तो ये आंसर भी सही है। नेक्स्ट बोल रहा है, अगर आपको पंखे की जरूरत है तो आपको पसीना आ रहा है, तो ये भी बात सही है कि अगर आपको पंखे की जरूरत है यानी कि आपको पसीना आ रहा है तभी तो पंखे की जरूरत है, तो ये भी सही है। अगर आपको पसीना नहीं आ रहा है तो आपको पंखे की जरूरत नहीं है, ये भी सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका क्या आंसर था, उपरोक्त सभी, डी आंसर था। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 3 से 4 आ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिए आप। ठीक है, अगर थोड़ा भी आप इसमें कमजोर रहते हो तो आप क्या करें, स्कोर कार्ड नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत कीजिए कथन, निष्कर्ष और अवधारणा वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है, ये ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कल के पेपर में तो 17-17 नंबर के पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान दीजिए। मैं कुछ ऐसे ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है कि रीजनिंग क्या लेवल का पूछा जा रहा है और मैथ क्या लेवल का पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट मैंने लिया है जो कथन निष्कर्ष है आपका। जो कथन निष्कर्ष तो सिंपल होते हैं, अगर आपको थोड़ा भी आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हो। जैसे सभी क्या है, सभी आवरण लिफाफे हैं। मैं यहाँ बनाता हूँ सभी आवरण, क्या है, आवरण, आवरण। ठीक है, जो आवरण है वो क्या है, लिफाफे। अब सभी आवरण लिफाफे हैं, तो आवरण किसके अंदर आ गए, लिफाफे के अंदर आ गए, लिफाफे। ठीक है, लिफाफे। और बोला है सभी पत्रक लिफाफे हैं, सभी पत्रक भी लिफाफे हैं, तो मैं इसमें पत्रक भी कर देता हूं। क्या कर देता हूं, पत्रक, पत्रक। ठीक है, अब ये फिगर ऐसे ही बन सकता है कि यहाँ पर उसने ये मना नहीं किया है कि जो आवरण हैं वो पत्रक नहीं हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप ऐसे ही बना सकते हो कि आवरण, ठीक है, और पत्रक, पत्रक। ठीक है, और इस सब के अंदर आ गए, लिफाफे के अंदर आ गए। ठीक है, लिफाफे। ठीक है, तो दो फिगर हो सकते हैं, दोनों में फिट बैठना चाहिए। क्या, निष्कर्ष जो है वो दोनों में फिट बैठना चाहिए। कुछ पत्रक आवरण हैं, कुछ पत्रक आवरण हैं। देखो यहाँ पर तो नहीं है और यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, यहाँ पर सही हो रहा है। तो ये क्या चला, या तो ना तो में चला गया, क्या चला गया, या तो ना तो। इसको मैं डी से डिनोट करता हूँ, या तो ना तो। कोई भी पत्रक आवरण नहीं है। लो भाई, अब यहाँ पर तो क्या है, ये तो ये या तो ना तो गलत भी हो गया है और ये भी नहीं है। तो एक बात बता दूंगा आपको, पॉजिटिव में कभी भी निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। अगर आपके कथन दोनों पॉजिटिव दिए हुए हैं तो निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता, ये पूरी तरह गलत हो गया। तो या तो ना तो में ऐसा होता है, अगर दोनों या तो ना तो होते तो क्वेश्चन या तो ना तो होता, लेकिन उसने क्या दे दिया है, एक गलत दे दिया, एक या तो ना तो में दे दिया है, तो इसमें दोनों को गलत माना जाता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी नहीं निकलता है। ठीक है, तो क्या हो गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो रीजनिंग का लेवल तो यहाँ पर ऐसा हो गया है। ठीक है,
कि उसने क्या पूछ लिया, कथन इसका ज़्यादा पूछ रहा है, अवधारणा ज़्यादा पूछ रहा है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी जो रीजनिंग पूछ रहा है वो सिंपल है, जो आपको फंसाएगा या फिर आपका टाइम बर्बाद करेगा वो यही करेगा, अवधारणा और कथन निष्कर्ष में करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलता हूँ मैं, जैसे लेता हूँ रीजनिंग का एक और क्वेश्चन है, चलो इसको और देख लेते हैं। सीरीज भी पूछी जा रही है कि इसमें से गलत पद छांटिए, तो देख लेते हैं भाई। 3 है, 10 है, 31 है, 94 है, ठीक है, और 281 है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर 10 हुआ है, यानी कि 3 3 9, हाँ 3 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है, मतलब इंटू हुआ है 3 का और प्लस 1 हो गया है। तो यहाँ भी इंटू होगा 3 का, तो 30 और प्लस 1। फिर यहाँ भी इंटू होगा 3 का, तो 3 का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 93 प्लस 1 94, ठीक है। फिर यहाँ 3 का इंटू होगा, 3 का इंटू होगा, ठीक है, तो कर लेते हैं। 94 इंटू 3 प्लस 1, मैंने इंटू किया तो 3 चौक 12 की 2, ठीक है, कैरी 1 आ गया, और 9 3 27 और 1 28, तो 282 आएगा, एक जी 283 आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन उसमें क्या है 281, तो ये क्या है, गलत है, तो 281 इसका आंसर है। अब ये रीजनिंग का पोर्शन खत्म हो गया, देखो मैथ आता है। मैथ में यहाँ पर देखो कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं ये समझना चाहूँगा आपको कि उसने क्वेश्चन पूछा है कि 16 के 300 से 400 तक के बहुगुणजों की सभी संख्याओं को औसत लो। अब उसने पूछा तो ये क्या है, वो डायरेक्ट भी पूछता था, कोई संख्या देता आपको, कोई संख्या दे देता, माना एक्स वाई जेड कुछ भी संख्या दे देता और पूछता इनका औसत निकाल लिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता। लेकिन उसने क्या घुमा फिरा के पूछा, उसने डायरेक्ट संख्या नहीं दी, आपको संख्या निकालनी ही पड़ेगी। कैसे कि 16 के गुणज कितने किन के बीच में, 300 400 के बीच में, और लो पहले गुणज निकालो फिर उनका औसत निकालो। तो मैथ में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, यानी कि इसमें क्या है, अब आप देखो अगर आपको एवरेज निकालना होता ना सिंपल, तब भी बच्चा अगर थोड़ा सा भी वीक है ना तो वो 1 मिनट तो लगा ही लेता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भाई एवरेज तो निकालना ही निकालना है, आपको वो संख्या भी निकालना है जिनका आपको एवरेज निकालना है। तो संख्या निकालोगे फिर उनका एवरेज निकालोगे, तो कितना टफ क्वेश्चन हो रहा है ना, तो ये दिक्कत है, ठीक है। इस टाइप का मैथ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेटिव मैथ पूछ रहा है। तो भाई आप अपने कैलकुलेशन को अच्छे कीजिए, जितना हो सके उतना कैलकुलेटिव पार्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपके पहाड़े वर्ग क्यूब वगैरह आपने 30 तक वर्ग और 20 तक क्यूब याद कर रखे हैं, तो आपका काफ़ी हद तक आपको फायदा होने वाला उनका, ठीक है। और टेबल जो पहाड़े हैं आपको लगभग 30 तक याद होंगे, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैं इसे करता हूँ 16 गुणज, अब मैं देखता हूँ 300, उसने लिमिट लगा ली कि 300 से 400 के बीच में होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ 300 तो 4 16 से करता नहीं, तो ये गुणज है नहीं, लेकिन 300 से ऊपर गुणज कौन सा है, तो मैंने 300 काट के देखा, तो जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर बता दूं कि 300 को मैंने काटा, पहले तो निकालना कैसे है 300 से ऊपर का गुणज, ठीक है। तो 300 को मैं काटता हूँ किसी 16 से, ठीक है, तो 16 एकम 16, ठीक है भाई, चला गया, कितना बच गया आपका, 4 यहाँ से बच गया, 1 यहाँ से 14 बच गया, ठीक है, जीरो उतार लिया। और 16 अट्ठे 16 नम्मा, 16 नम्मा होता है 16 एकम 16, 16 नम्मा 154, ज़्यादा निकल गया, तो आपको यहाँ से समझना चाहिए, सॉरी 16 नम्मा 144 है ना, 16 नंबर 144, तो 144 होता है। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना चाहिए यार, यहाँ पर 144 होता तो काम बन जाता, पूरी तक कट जाता, यानी कि 4 की कमी है यहाँ पर, अगर 0 बजे 4 होता ना तो काम हो जाता। तो 304 है ना, वो 16 का गुणज है, तो उसके बाद कितना आएगा, 304 का 320 आएगा, 320 आएगा, फिर क्या आएगा 16 गुणज में, फिर आएगा 336 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर 16 गुणज में आएगा 300, देखो कितना आ रहा है, 304 आ गया, 320 आ गया, 336 आ गया, और फिर आएगा 300 छः छः 12 बन 52, ठीक है, 352, ठीक है। और फिर आएगा आपका, यहाँ से मैं चलता हूँ तो 368, सॉरी 378, 378 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद 378 आ गया, फिर आएगा तुम्हारा 394, ठीक है जी, आ गए। अब उसने क्या देखा, अब ये तो क्या फिर तो क्या निकल जाएगा, 400 से ऊपर निकल जाएगा, तो ये है इनमें इनका औसत निकालना। तो मैं क्या औसत निकालते हैं, सब में डिफरेंस समान है, 16 16 का डिफरेंस है, तो क्या करते हैं, इसको काटो, इसको काटो, और ये दो बच्चे हैं इसको डिवाइड कर दो जोड़ के 2 से, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, कितना हो गया आपका, हो गया 608 और 8, 688 हो गया, मैंने जोड़ दी दोनों को, 688 हो गया, और 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 3, ठीक है, 4 और 4, 344 का क्या आ गया, औसत आ गया। अच्छा कुछ गड़बड़ कही है मैंने, 8 4 4 कुछ मिस्टेक की है, ठीक है,
देखते हैं, देखो 304 आ गया आपका, ठीक है, फिर आएगा 320, ठीक है, और फिर आएगा आपका 320 आ गया, फिर आएगा आपका 336, ठीक है, 336, और फिर आ जाएगा आपका 336 में 16 फिर जोड़ देता हूँ, 16 16 12, ठीक है, और ये कैरी आ गया 5, 352, फिर आ जाएगा आपका 6 6 6 2 8, और एक 6, और 6 और 2 8, और एक 6 और 3, हाँ जहाँ दिक्कत की थी मैंने, ठीक है, और फिर 6 जोड़ दूंगा इसमें, तो 4 6 8 और 4, 8 और 6 14 की 4 कैरी 1 हैं, और 7 1 8 84, ठीक है, और फिर जोड़ दूंगा इसमें 6, तो 6 जोड़ के 0 आ जाएगा, ठीक है, और 8 9 10 की 0 कैरी 1 400, अच्छा 400 भी 16 से कट जाता है, ठीक है, तो क्या आ गया आपका फाइनली 400 आ गया। तो अब मैं इसमें करता हूँ, इससे इसे काटता हूँ, एवरेज निकालना था मेरे को, इससे इसे काट देता हूँ और इससे इसे काट देता हूँ, मतलब 352 एवरेज आ गया। तो इसका 352 आंसर है, लेकिन आपको देखो पूछने का तरीका क्या बदला उसका। अगर ये संख्या डायरेक्ट बोल देता वो और डायरेक्ट पूछ लेता तो आप इसको सिंपली कर लेते, लेकिन उसने डायरेक्ट ना पूछ के क्या पूछा है, पहले उसने संख्याएं पूछी हैं, फिर उनका औसत पूछ लिया है, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेटिव सवाल पूछ रहा है, तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि किस टाइप के सवाल आ रहे हैं मैथ्स में, कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हो, अगर आपको थोड़ा भी इससे फ़ायदा मिलने के चांस लग रहे हो, तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन, तो इतना लेवल का बोर्ड मास का क्वेश्चन पूछेगा भाई, ये तो एसएससी में भी नहीं पूछते इतने तो हैं। अब ये तो एमपी पुलिस का पेपर है जो आपका 10th लेवल का है, ठीक है। तो देखो अब उसने बोर्ड मास कितना खतरनाक पूछा है, ये पूछ लिया है। इसको ना सिंपल भी पूछ सकता था, बोर्ड मास के क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे, कितने कितने सिंपल होते हैं, ठीक है, लेकिन इतना हाई पूछने की क्या जरूरत थी। इसमें टाइम आप कम से कम ना, कितना ही फास्ट बंदा हो अभी 2 से 3 मिनट खा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको करता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 11, 8 और 3 11/4 हो गया, ठीक है, माइनस, ठीक है, फिर बोला है 8 3 24 1 25/8 हो गया, 25/8, ठीक है, भागित, ठीक है। अब ये ब्रैकेट है, फिर 5 है माइनस के, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, 4 3 12 2 15/3 माइनस के 11/12। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैं इसे सॉल्व करता हूँ, पहले इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, किसी का छोटे कोष्टक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका, 12 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 4 चलेगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, और माइनस 12 तो 11 ही है रहने वाला है, ठीक है, क्या रहने वाला है, 11 ही रहने वाला है, ठीक है। अब 11 गए 60 में से 12 तिचौक 12, हाँ हाँ 60, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अब मैं देखता हूँ, और मैंने 5 को उतार लिया माइनस में, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो बने। मैंने क्या किया, इसको घटाया, तो मेरा कितना आ गया, घटाने पर 5 माइनस मैंने घटाया तो मेरा आ गया 49, कितना आ गया 49, ठीक है। अब 49 आ गया, 4 3 12 और 2 14, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 14 आएगा, कितना आएगा 14, ठीक है, दिक्कत कर ली, ठीक है। तो 14 चौक 56, ठीक है, कितना हो गया 56, 14 चौक 56 है, और अगर घटाऊंगा 11 तो कितना आएगा 45 आएगा बटे 12, ठीक है। अब मैं दोबारा से एलसीएम लिया तो फिर से 12 आ गया, ठीक है, और 12 पंजे 60, माइनस 45 करूँगा मैं, माइनस 45 करूँगा तो मेरा क्या बचेगा यहाँ से 15/12, ठीक है। यहाँ से तो 15/12 आ गया, इतने का 15/12 आ गया। अब इससे करता हूँ सॉल्व, तो ये कहता है 25/8, और इंटू में बदल दूंगा भाग को, तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएंगे। यहाँ सॉल्व करता हूँ, 25 5 3 15 3 चौक 12 4 दूनी 8, 5/2 जी आ गया। फिर मैंने क्या किया, 11/4 माइनस 5/2, एलसीएम आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से तो 11 ही आ गया, माइनस यहाँ से क्या आ गया 10 आ गया। तो फाइनली 10 घटाया तो क्या 1/4 आंसर आ गया। लो भाई, इतना कठिन है ये, ठीक है, 1/4 इसका आंसर था। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव पूछ रहा है, थोड़ा लेंथी सवाल पूछ रहा है, तो आपको क्या अपने कैलकुलेशन पार्ट को डेवलप कीजिए अच्छे से, और अच्छे से पेपर दीजिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी धैर्य से पेपर दोगे तो अच्छे खासे नंबर ले आओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जैसे इसकी कट ऑफ वगैरह की। तो देखो, अगर पेपर कठिन आ रहा है तो सिर्फ आपके लिए नहीं आ रहा है, सारी एमपी वालों के लिए, सारे स्टूडेंट के लिए पेपर कठिन आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई 60 68 ही बच्चा हाईएस्ट हो रहे हैं, तो आप बताओ कट ऑफ 70 से ऊपर क्या चला जाएगा, ठीक है। तो इससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अगर पेपर टफ आ रहा है तो कट ऑफ भी उतना ही जाएगा जितने जितने हिसाब से पेपर आ रहा है, ठीक है।
तो आप तो केवल अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये मन ना सोच के जाइए कि यार मेरे तो 60 नंबर हैं, 64 नंबर हैं, क्या हुआ, ठीक है। तो आप तो अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। अगर आपके 64 नंबर 68 नंबर भी आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, ठीक है। तो इस बात पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, ज़्यादा डिप्रेशन में मत जाइए और अच्छे से पेपर दीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और अच्छे से पेपर दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।